हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वेब मोशन के अंदर आपको अब तक ये बताए थे कि वेब मोशन होता क्या है और वेब कैसे क्रिएट होता है। इनके बारे में डिटेल आपको जानकारी दिया गया था। और वेब का अगर कहा जाए कि डेफिनेशन क्या होता है, कि रिपीटिशन ऑफ ऑसिलेशन, इसके बारे में बताया गया था। और उसके बाद कि वेव का जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब कि वेव के मतलब जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, कि एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव लेंथ क्या है, वगैरह वगैरह, फेज डिफरेंस, इस तरह के चीज़ें हमने पिछले क्लास में देखा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर दो तरह के वेव होते थे, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर जनरली सॉलिड, तो उसमें उसका स्पीड क्या होता था ट्रांसवर्स वेव का, अगर वो स्ट्रेच स्ट्रिंग है या फिर उसके बाद कोई सॉलिड है। तो अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग था तो उसमें हमने देखा था कि टेंशन जो उस स्ट्रिंग में क्रिएट हो रहा है और अपॉन मास पर यूनिट लेंथ का अंडर रूट। फिर उसके बाद अगर कोई सॉलिड इन जनरल सॉलिड है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी अपॉन देयर वॉल्यूम और अंडर रूट उसका। फिर हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड, मतलब ये साउंड का स्पीड इन द लिक्विड या गैस में। तो न्यूटन्स का फॉर्मूला था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू पी बाई रो, उसका डेंसिटी। तो फिर उसमें हमने देखा था कि उसमें कुछ करेक्शन हुआ था, लाप्लांस करेक्शन, मतलब एकदम लास्ट लेक्चर के लास्ट वाले हिस्से में वो आपको फटाफट उसमें वहाँ से बताया था कि न्यूटन्स का लाप्लांस का करेक्शन क्या था। कि उसमें न्यूटन्स ने एज्यूम किया था कि वो आइसोथर्मल होता है। उनका मानना था कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, कि हीट का गेन और लूज वो ऐसा होगा। लेकिन जब एक्चुअल में 200 साल के बाद लाप्लांस उसको जब करते थे तो उनका वैल्यू थोड़ा चेंज आता था। तो उसमें कुछ 331 पॉइंट समथिंग आता था और न्यूटन्स ने 280 मीटर पर सेकंड दिया था। तो उसका फिर रीजन देखा तो उन्होंने एजम्पशन उसका गड़बड़ था न्यूटन का, कि आइसोथर्मल ना होकर, कहा कि ठीक है हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ रहा होगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने पाया कि इसमें करेक्शन जो कराया कि जो सी पी बाई सी पी गामा का जो वैल्यू होता है, या हम उसमें एडियाबैटिक अगर प्रोसेस अगर लेते हैं, तब उस समय जो वेलोसिटी का वैल्यू था इस गामा टाइम्स पी बाई रो। तो ये सब अभी तक बात के बारे में डिस्कशन हमने कर रखा था। आज के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं किसको, वेलोसिटी के इसमें फ्लूइड में जो उसका वेलोसिटी होता है, या गैसियस या लिक्विड में, मतलब साउंड वेव का स्पीड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, या कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। और फिर देखेंगे प्रोग्रेसिव वेव के बारे में, कि वो वेव का जो स्टार्ट, मतलब कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसके बारे में। तो आज का लेक्चर इन दो बातों पे में डिस्कशन करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, और दूसरा प्रोग्रेसिव वेव और द रिप्रेजेंटेशन। तो आ जाइए कौन कौन से फैक्टर अगर देखा जाए कि कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द साउंड वेलोसिटी। तो सबसे पहला है फैक्टर इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर, सिंपली चलो प्रेशर, दूसरा डेंसिटी, तीसरा ह्यूमिडिटी, तीन हुआ विंड का डायरेक्शन, ये भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर। तो इसमें आप देखेंगे कि डेंसिटी वाला और टेम्परेचर वाले का ज़्यादा रोल होता है। तो फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, V इक्वल टू गामा टाइम्स P बाई रो, इस तरह का था। तो प्रेशर देखिए क्या होगा कि प्रेशर जब बढ़ेगा, प्रेशर का इफेक्ट अगर देखेंगे
तो कहीं से भी चीज़ का अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सेम टाइम वहाँ पर क्या होता है कि डेंसिटी भी बढ़ जाता है। यही होता है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो मिलकर क्या होगा, नो चेंज होगा। मतलब P बाई रो करेंगे एक दूसरे को, वो कांस्टेंट ही बन जाएगा। P बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, उन दोनों का रेशियो। तो अगर इफेक्ट ऑफ अगर प्रेशर अगर देखेंगे तो उस पर कहेंगे नो चेंज। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है P बाई रो होता है। अगर प्रेशर अगर बढ़ाएंगे अब तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, जिसके चलते उन दोनों का रेशियो मेंटेन रहेगा। डेंसिटी, तो वहाँ पर डेंसिटी के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर पर किया जाता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और तब डेंसिटी में चेंजेस आए, तब आपका डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर रूट। मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि V इक्वल टू गामा, कलर चेंज कर लिया जाए क्या, गामा P बाई रो, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो। तो यहाँ से V1 बाई V2 इक्वल टू रो 2 बाई रो 1, ऐसा होगा। तो डेंसिटी के लिए आप जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो इन दोनों में रिलेशन अगर देखिए, अगर सेम प्रेशर पर इन दोनों का अगर डेंसिटी एक के मुकाबले 4, मतलब कि जैसे कि वेलोसिटी ऑफ 1 को हाइड्रोजन के लिए ले ले और वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन के लिए ले ले, तो यहाँ पर 16 और यहाँ से 1, तो ये 4 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V2। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जितना डेंसर होगा उसका वेलोसिटी वैसे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट प्रेशर पे तो होगा। तो जितना लाइटर होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। ये मतलब उसमें साउंड का स्पीड ज़्यादा होगा उस मीडियम में, उसका स्पीड नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का थोड़ा सा अजीब है, मतलब कि जैसे आपको लगता है कि ह्यूमिड होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि अगर आप ड्राई एयर का देखेंगे डेंसिटी, ड्राई एयर का डेंसिटी कुछ होता है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। और वाटर वेपर का अगर देखेंगे कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि हमारे एयर में यहाँ पर वाटर मतलब इस तरह से घुल जाता है। तो वाटर वेपर इसका देखेंगे तो 0.8 kg पर मीटर क्यूब ऐसा होगा। तो 0.8 kg पर मीटर क्यूब है वाटर वेपर का डेंसिटी। तो आप वहाँ से देखेंगे कि डेंसिटी तो कम ही हो रहा है, तो इसीलिए तो इसका वाटर वेपर में साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब बारिश वगैरह होता है ना, तो आप देखेंगे कि साउंड वगैरह मतलब हॉर्न ट्रेन का या कोई ऐसा बहुत तेज़ आवाज़ जो करता है तो उसका बहुत दूर तक सुनाई देगा एज़ कम्पेयर टू आपके ड्राई, मतलब कि जो सिंपल जो मतलब शुद्ध भाषा में कहें कि अगर आप अप्रैल में जून जुलाई इस तरह के जहाँ पर गर्मी जम के पड़ता है, जहाँ पर ड्राई रहता है तो ह्यूमिडिटी कम रहता है, तो उस समय जो हॉर्न का विसिल होगा वो सुनिए। या जब बारिश होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो उस समय अब अगर आप देखेंगे, या जुलाई अगस्त सितंबर जब भी बारिश होता है बच्चों, उसमें आप अपना समझ लेना, तो उस समय उसका जो वेलोसिटी होगा किसका, साउंड का, वो आपको ज़्यादा सुनाई पड़ेगा क्योंकि इस रीजन से। और अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर डेंसिटी का कम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए और एज़ कम्पेयर टू एयर में। तो जब भी आप ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है, अक्सर पूछा जाता है कि यह रहता है कि वेलोसिटी ऑफ मतलब साउंड का स्पीड जो होगा वो आपके मॉइस्चर जब रहेगा ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो उस समय स्पीड ज़्यादा होगा, कहेंगे यस। तो ऐसा मत कंफ्यूज हुए कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो उस समय उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। वाटर वेपर का डेंसिटी कम होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर से। तो इस चलते ऐसा आपको सुनाए मतलब कि होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद
ये तो हो गया। प्रेशर का देख लिया, नो चेंज। डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी का आपने देख ही लिया। विंड, विंड का डायरेक्शन जिधर होगा उधर आपको फ्लो कराकर उसका लेकर जाएगा, तो एक तो है। फिर उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को आइए समझते हैं कि टेम्परेचर कैसे ये दिखाता है कि V इक्वल टू गामा P बाई रो ऐसा होता है। और हम यहाँ से क्या जानते हैं, PV इक्वल टू nRT, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास RT। तो यहाँ से P वॉल्यूम इंटू तो PM तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम का जितना है या मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास को इधर भेज दीजिए, m को मोलर मास को इधर लेकर आ जाइए। तो अगले स्टेप में लिखना चाहिए था, पहले लिख दिया, इसीलिए वो सेंस नहीं बना रहा था। चलो ये वॉल्यूम, तो इसको जब हम करेंगे यहाँ से तो P M रो RT ऐसा होगा। ये वाला क्या होगा कि ये वॉल्यूम को इधर डिवाइड करके सोचिएगा, तो गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P बाई रो का जो वैल्यू होगा वो RT बाई M आ जाएगा क्या, ठीक। तो जो वेलोसिटी हमारा यहाँ पर है तो P बाई रो का वैल्यू वहाँ पर लिख लें, तो 20 गामा टाइम्स ऑफ RT M इस तरह का होगा। अगर सेम गैस है तो यानी कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी फॉर सेम गैस के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कैपिटल M है उसका मॉलिक्यूलर मास है बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ये मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास, अगर मोनोएटॉमिक है तो उसका एटम होगा और डायटॉमिक है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर सेम है तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगा। तो यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उस गैस का तो उसमें साउंड का स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा, एक इंडिकेट कर रहा है। और फिर उसका मोलर मास पे अगर वैरी कर रहा है, अगर दो अगर है कि फिर देखेंगे सेम टेम्परेचर पर उसका मॉलिक्यूलर मास, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि V1 V2 टेम्परेचर सेम हो और डिफरेंट डिफरेंट गैस हो, जैसे लाइक हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, तो उस केस में तो वहाँ पर आप देखेंगे M2/M1। तो ये तो वही हो गया जो आप डेंसिटी वाले के लिए देखते थे कि जितना मोलर मास होगा डेंसिटी ज़्यादा होगा, और दोनों एक साथ बदल रहे हैं तो दोनों को मिक्स कर देंगे एक साथ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया क्या कि हाउ द चेंज देयर द वेलोसिटी, तो डिफरेंट डिफरेंट वन। एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ पर कि अभी हम देख क्या रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द साउंड वेलोसिटी इन एयर और इन फ्लूइड या गैस और लिक्विड के लिए ऐसा देख रहे थे। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल वेव का स्पीड, तो उसमें प्रेशर का देखा। तो सबसे पहले तो प्रेशर में नो चेंज, क्योंकि इन दोनों का रेशियो ही बदल जाता है। डेंसिटी के लिए देख रहे थे तो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वेलोसिटी इज 1/ρ। ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा या कम होगा उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि ह्यूमिडिटी में उसका स्पीड ज़्यादा होता है। और उसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वाटर वेपर होता है और उसका डेंसिटी 0.8 kg/m³ होता है, एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर का जो मास होता है 1.29 kg/m³ होता है। तो इस चलते हम यहाँ से इसको ऐसा कह सकते हैं। फिर विंड के लिए देखते हैं, तो विंड जितना ज़्यादा ब्लो करेगा जिस डायरेक्शन में वो ऐसा होगा। आप अक्सर देखते भी होगे अपना स्पीकर वगैरह पे, ऐसा आप देखते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जिस तरह से उसका डायरेक्शन रहता है, विंड भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आपको ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। फिर उसके बाद आया दूसरा टेम्परेचर के लिए, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, सो V1 V2 इक्वल टू √T1/T2। तो उस तरह का एक आ गया। फिर उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूलर मास को अगर कंसीडर करना है
सेम टेम्परेचर पे तो वो डेंसिटी वाले हो जाएंगे। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इसके लिए बताया कि कैसे इसमें आता है या कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। अब उसके बाद देखिए नया दूसरा इसके लिए तो ये हो गया। अब दूसरा टॉपिक इसमें आता है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव के अगर बारे में बात करें तो मतलब कि जो जैसा नाम से है कि जो चलते रहे वैसा वेव, ऐसा इस तरह का जो वेव चलते रहे, इस प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल अगर दिखाना हो तो यही दिखाएंगे ना, जैसे हम बोल रहे हैं साउंड, तो अभी चल कर आ रहा होगा, कुछ चलते रहता है, सिंपल इज आवर प्रोग्रेसिव वेव। तो ये वाला प्रोग्रेसिव वेव मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उसका डिफरेंट उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब यही होगा ना कि चलते रहेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तो आप देखिए उसका लोकेशन हर जगह बदलते जा रहा है। तो अभी हम जानते थे कि y इक्वल टू, ये तो आपको पता था ना कि a साइन ओमेगा टी ऐसा होता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले के लिए था। अभी मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, ये y में है और इधर x में है, ऐसा। तो इन जनरल टाइम t में अगर आपको निकालना पड़े उसके लिए, तो अगर वेव का सपोज वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v से जा रहा है, और उसमें आप एट एनी टाइम t पर अगर इसको ढूंढना चाहें तो x माइनस वी टी, ऐसा उसको लिख सकते हैं, उसका पोजीशन, या मतलब इन जनरल टाइम t के लिए। तो जो साइन इक्वल टू, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था कि इसमें इस तरह का बना लेते थे और कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इंटू टी होता था। तो अभी इन जनरल टाइम इसका मतलब इसका पोजीशन अगर देखेंगे तो कितना आएगा, x माइनस वी टी। तो वो अभी दूसरे फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा इंटू टी। तो वैसे ही क्या होगा कि ओमेगा तो है, मतलब कि कुछ उसका एंगुलर वेलोसिटी तो है, लेकिन टाइम क्या होगा, तो अभी x मान लीजिए इन जनरल है, तो और कहीं पर यहाँ पर इसको पकड़ लिया, सॉरी, इसका एक स्नैपशॉट अगर लेते हैं यहाँ से, तो इसमें किस टाइम पर होगा, से टी इन जनरल टी टाइम अगर होगा तो उसमें कितना होगा, x बाई वी। ठीक, तो t माइनस एक्स वाई वी किसी इन जनरल टाइम पर, t माइनस एक्स वाई वी। अच्छा, इसमें और है कि निगेटिव जब लेते हैं तो क्या होता है कि उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, उसको और बताऊंगा। तो अगर इसको लिखना पड़े यहाँ से y इक्वल टू, ये जो टाइम है ना वो चेंज हो गया। मतलब कि अभी क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसी के अंदर होता था कुछ एंगुलर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पोजीशन, मतलब वेव का अपना वेलोसिटी है। वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था कि वो अपना एक फिक्स फ्रेम में वो घूमते रहता था, ऑसिलेट करते रहता था, अपने मेन पोजीशन से आएगा जाएगा। यहाँ पर क्या हो कि ये लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन सेम टाइम ऊपर नीचे तो हो रहा है, वेव आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। सो दैट इज वाई, तो ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी के जगह पे टी माइनस एक्स वी, ऐसा। तो जब इसको आप करेंगे यहाँ से y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स इंटू वी, ऐसा v। तो अब उसमें ओमेगा के जगह पे आप 2 पाई एफ लिख सकते हैं, ये काम कर सकते हैं आप। और वेलोसिटी के जगह पे आप उसका वेव का वेलोसिटी है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ओमेगा बाई वी है उसका वैल्यू वहाँ से के है। ठीक है, तो देखिए उसमें जो ओमेगा का लिखना है, मतलब इसको थोड़ा अलग से इसको बता देता हूँ कि कैसे आता है। और मतलब कि देखो, ये तो यहाँ पर तो ठीक था, ये साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई एक्स, तो उसको बहुत लोग कुछ 2 पाई बाई टी में लिखना चाहते हैं, फिर उसको v के जगह पर वेवलेंथ के टर्म में लेकर आएंगे। मतलब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम t होगा वहाँ पर। तो या तो आप उसको ऐसे बदल लीजिए, और ओमेगा के जगह पे आप 2 पाई बाई टी का अगर कुछ वहाँ पर रखें,
तो देखिए उतना कंफ्यूज ना करके आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि बेसिकली एक वेव नंबर होता था या एंगुलर वेव नंबर होता था 1/λ या 2π/λ, उसका वैल्यू होता है k। ठीक है बच्चों, तो अगर उसका वैल्यू अगर वहाँ पर अगर आप पुट करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा की जगह पे तो 2π/k आ जाएगा लैम्डा। तो v की जगह पे आप यहाँ से रखेंगे तो 2π/k अपॉन टाइम पीरियड, है ना। v इक्वल टू लैम्डा की जगह पे 2π/k और वहाँ पर ओमेगा इज 2π/t होगा ही होगा। तो 2 से 2π कैंसिल होगा और k चला जाएगा आपका ऊपर। मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको उसको पूरा बता दे रहा हूँ। ओमेगा टी तो है ही, ओमेगा x को x रखे रहिए, v की जगह पे 2π/k रख लीजिए, तो k गया ऊपर ऐसा, और ओमेगा की जगह पे 2π/टाइम पीरियड, हाँ, और वहाँ पर t भी था क्योंकि v इक्वल टू 2π/kt था, तो k ऊपर गया और साथ में t भी गया और ये t आया, तो t से t कैंसिल हुआ, 2π कैंसिल हुआ, तो बेसिकली यहाँ पर kx आया, इसलिए इसको दिखा रहे थे। तो यहाँ पर हम इसके जगह पे ओमेगा x/v या सिंपली ओमेगा बाई वी के जगह पे वहाँ पर हम इसको रख सकते हैं क्या, kx। देखिए तो यहाँ पर ये ऐसा बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू फाइनली आपको क्या है, a इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस kx। तो ये इस फॉर्मेट में रखिएगा बच्चों, तो ज़्यादा आपको सहूलियत होगा चीज़ों को समझने में या उसको बताने में। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जैसा चाहिए उसमें लेकर आ सकते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ और हमें फ़ायदा के लिए लगा कि v इक्वल टू जो हमने देखा था कि लैम्डा बाई कुछ कितना था, टाइम पीरियड होगा, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम। देखो दो अलग अलग बातें होते हैं। यहाँ पर क्या हो कि वेव का जो वेलोसिटी होता है दिस वन, ये वेव का वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये कि जैसे ये आपका वेव है, ये इस तरह से ऐसे चल रहा है, तो एक तो ये हुआ, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, रिपीटेड हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी अलग है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन कुछ अपने हिसाब से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उसका वेलोसिटी अलग है, वो कौन देगा, वो अलग से मिलेगा। तो वेव का कैरेक्टर क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स इसके अंदर है, तो वो वाला आपका वेव का वेलोसिटी मिलेगा लैम्डा बाई टी। अगर कोई हमें इक्वेशन दे दे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और पूछे कि बताओ कि वेव का वेलोसिटी क्या होगा, वेव का, कीप इन माइंड वेव का, पार्टिकल का नहीं, पार्टिकल का मेंशन किया रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या होगा। तो उसके लिए तो v इक्वल टू यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2π/k, यही ना, लैम्डा इक्वल टू 2π/k, क्योंकि k इक्वल टू एंगुलर वेव नंबर होता है, अभी जो पीछे यूज किया था 2π/λ, तो लैम्डा इक्वल टू 2π/k और टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो ओमेगा से 2π कैंसिल हुए, तो v इक्वल टू ओमेगा/k। तो इसको याद रखना, तो इसीलिए इस फॉर्मेट में बनाया कि टाइम, मतलब मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि y इक्वल टू a साइन 100t माइनस 200x ऐसा। अब पूछे कि बताओ वेव का वेलोसिटी क्या होगा, तो सिंपल यहाँ से t का जो कोफिशिएंट होगा कितना होगा, ओमेगा, तो 100 हो गया, और x का जो कोफिशिएंट है 200 है, तो कितना हो गया 1/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 1/2 मीटर पर सेकंड इसका वेव का वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये तो है तरीका बच्चों इसका निकालने का, इसीलिए इसको इतना डिटेल में आपको समझाया। ठीक, अब इसके बाद कुछ और इसका देख लेते हैं, मतलब इसका एक एक कंपोनेंट वगैरह की क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखिए y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई वेव ऐसे जा रहा है, तो इन जनरल कोई भी पॉइंट यहाँ पर होगा, ये y का यहाँ का लोकेशन दिखा रहा है, मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो मैक्सिमम उसमें से ए जा सकता है, और जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, तो
जैसे ए के लिए हमें बताना हो, ये इसके लिए ओमेगा क्या है, इन जनरल टी टाइम क्या है, ए का क्या है, एक्स का क्या है, फाई नॉट क्या है, और ये पूरा ए क्या है। तो ये जैसा आपको पता होता है कि एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये इसको बता रहा है, प्लस है और यहाँ से इसका माइनस है, ऐसा बता रहा है, y इक्वल टू दिस टाइप। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये कैसे कनेक्टेड होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf, ठीक। और बाद में ओमेगा इक्वल टू 2π/t, टाइम पीरियड के लिए भी वो कनेक्ट कर लेता है ये तो। और t इज इन जनरल टाइम, इन जनरल टाइम कहीं पर आपको पूछे तो उसको बता सकते हैं कि इस एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, x उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब अभी उसका डायरेक्शन के लिए है। तो अभी यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि वेव किस में जा रहा है, इस x का मतलब x एक्सिस में जा रहा है, ऐसा x एक्सिस में इस तरफ ऐसा जा रहा है, ठीक है बच्चों, कि x का। तो यहाँ पर जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, जो निगेटिव पार्ट है, वो ये भी इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। कि आपको कैसे पता पॉजिटिव डायरेक्शन में? देखो जब जा रहा था तो मैंने इसको जब मार्क किया था तो इन मतलब x माइनस वी, एक्स बाई वी का मतलब क्या था, इन जनरल टाइम, x बाई वी इज इन जनरल टाइम था, और t सपोज टोटल था, तभी माइनस टी माइनस एक्स वी किया था तो वहाँ से आया था। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वी टी वो कहीं से भाग रहा होगा, x माइनस, जैसे कि t माइनस ऐसा किया था ना मैंने, x बाई v, तो एलसीएम लीजिए तो कितना जाएगा, वी टी माइनस एक्स। तो इसीलिए x वहाँ पर वी टी कहीं वहाँ पर इन जनरल हो जा रहा होगा और वहाँ से माइनस एक्स करेंगे, तो इसका मतलब जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्लस अगर साइन होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसके लिए बता देता हूँ कि अगर पॉजिटिव साइन अगर होगा तो मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, देख लेना क्या लिखा हूँ, नेगेटिव, हाँ, एक्स एक्सिस में उधर की तरफ जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि अगर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर होगा ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होगा, ठीक। फाई नॉट एक्स के बारे में तो आपको बता दिया डायरेक्शन, और इसका ये फाई नॉट है इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज डिफरेंस मतलब कि अगर t इक्वल टू 0 हो और x इक्वल टू 0 हो तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, तो केवल हमें फाई नॉट बचेगा। तो इसका मतलब यह है कि 0 से नहीं जाकर कहीं ऊपर नीचे से जा रहा होगा, कुछ उसका वैल्यू होगा। तो मतलब अगर इस तरह का अगर है तो यहाँ से इस तरह का ग्राफ जा रहा होगा या यहाँ से जा रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ फेज होगा, या यहाँ से नहीं तो कहीं यहाँ से लगा लीजिए कहीं और जा रहा होगा, तो फाई नॉट उसके लिए है, ठीक है। और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स फाई नॉट है पूरा एज अ होल, ये चीज़ ये क्या कहलाता है, इनिशियल फेज, मतलब या टोटल फेज कह सकते हैं या सिंपली फेज कह सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जो फेज की कहानी है, तो फेज इस आपका टोटल है, उसको डिनोट करते हैं फाई से, और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो चेंज इन फेज अगर पूछा जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और वो सब 0 हो जाएंगे। तो एक तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में अगर आपको लेकर आना है तो चेंज इन फेज एट द, मतलब ये टाइम इंटरवल बोलेगा कि 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में उसका कितना एंगल हुआ, कितना फेज चला, तो ऐसे देखेंगे। दूसरा कि डेल्टा फाई इज विथ रिस्पेक्ट टू, दूसरा वेरिएबल क्या है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है इस फेज के अंदर। देखो ओमेगा तो फिक्स है, एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव का होगा तो कांस्टेंट ही होगा ना, मतलब कांस्टेंट होगा, वो गिवन होगा हमें 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 200, 500 हर्ट्ज समथिंग, तो एक तरह से कांस्टेंट हो गया। और दूसरा एंगुलर वेव नंबर,
वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेवलेंथ भी हमें पता दिया रहता है या बताया जाएगा। अब बचेगा उन दोनों टी और एक्स। और आप देख भी रहे होंगे कि वो वेव जो चल रहा था प्रोग्रेसिव वेव में इस तरह का, तो एक्स में ऐसे जा रहा है और इन जनरल टाइम टी पर उसका वाइब्रेशन इस तरह से हो रहा है। तो दो वेरिएबल है, दैट इज वाई इस डेल्टा फाइव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ओमेगा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा फाइव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें जब आप इसको करेंगे तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 0 माइनस के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। तो मैग्नीट्यूड अगर ले लेते हैं कि फेस का डेल्टा फाइव इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, तो कभी इसको डेल्टा एक्स को आगे जब पढ़ेंगे हम वेव ऑप्टिक्स तो उसमें आपको पाथ डिफरेंस के नाम से ऐसा जाना जाएगा, और अभी के लिए तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि इसका फेज कैसे बदल रहा है या क्या हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दो बातें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए इसको बता दिया। बाकी आपका बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जा रहा है, इस वाले को हम देखते रहिएगा। अगर यहाँ पर निगेटिव होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि उसका जहाँ से संरचना है, जहाँ से उसको डिराइव किया गया है, तो इसको दिमाग में, इसको ध्यान में रख के किया गया है। ठीक है, तो ये बात तो मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि वेव के जो कंपोनेंट थे वो भी एक बार यहाँ पर एक समेट में आ गए, मतलब सारा एक जगह आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तो था वेव के बारे में चर्चा। वेव का वेलोसिटी कितना होता है पीछे अभी देखा, v इक्वल टू ओमेगा बाई के। और दो यहाँ पर कन्फ्यूजन अक्सर होता है, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव का वेलोसिटी। तो वेव का वेलोसिटी इसके अंदर मिलेगा यहाँ से, और जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा ये देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, ये ऊपर नीचे ही हो रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका पोजीशन देगा। यहाँ पर अगर इन जनरल पॉइंट इसको वाई ऐसा कह लीजिए और एक्स है, तो उसमें उसका मेन पोजीशन से कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके लिए। तो अब आ जाइए कि अगर मैं पार्टिकल के लिए अगर देखूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह का है। और फाई, चलो फेस, इनिशियल फेस अगर जीरो ले लेते हैं तो पार्टिकल वेलोसिटी अगर देखना है तो y इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dt, तो ये रहा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो गया, और ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसा। तो ओमेगा टी का फिर एंगल का भी करते हैं, तो ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओमेगा ऐसा। और के एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीछे भी अभी किया था तो जीरो हो जाएंगे एक्स का। तो यहाँ से जो आपका वेलोसिटी का जो आया निकल कर कुछ v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पाई बाई टू माइनस थीटा साइन के टर्म में, या साइन पाई बाई टू प्लस समथिंग। तो आप इसमें कह सकते हैं कि इसका जो दोनों का फेज डिफरेंस होगा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का, फेज डिफरेंस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड v इज पाई बाई टू। वो कैसे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओमेगा कॉस, सॉरी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, इस तरह का। ये पाई बाई टू से वेलोसिटी अहेड होगा जब वो पोजीशन अगर इस तरह का हो रहा होगा तो। अच्छा, उसका वी मैक्स का वैल्यू तो एम्पलीट्यूड वाला वैल्यू होगा, तो यहाँ से ओमेगा ए, जैसे कि पोजीशन के लिए होता है ना एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम ए डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसे वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम कितना होगा एम्पलीट्यूड वेलोसिटी ए ओमेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको समझ में आया होगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी हो गया, और पार्टिकल का पोजीशन था किसी इन जनरल टाइम एक्स और टी के लिए था। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आया। अब देख लीजिए इसका एक्सेलरेशन एक बच रहा है, तो उसको आइए देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो डी वाई डी टी या v इज इक्वल टू
ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। फिर उसके बाद अगर एक्सेलरेशन अगर देखना है तो डी टू बाई डी डी टू या डी वी बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा उसमें ए ओमेगा साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस विथ नेगेटिव एंगल ओमेगा टी माइनस के एक्स एज इट इज, और एंगल को करेंगे तो ओमेगा, सो दैट इज बाई वन मोर ओमेगा। तो इस तरह का आएगा। तो इसको भी अगर हम लिखना चाहें कुछ एक्सेलरेशन वाले को आपका, तो ओमेगा स्क्वायर ए और कॉस है, नहीं साइन का डिफ्रेंसिएशन, वहाँ पर साइन लिख दिया क्या, इसको एक ऐसा कर लीजिए, साइन लिख रहा तो फिर यहाँ पर साइन कैसे होगा, ये कॉस होना चाहिए था, कॉस, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस है, मुझे लग रहा है कि मैं कॉस ही लिख रहा था तभी वो निगेटिव में वहाँ पर हो गया। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, इस तरह का, ठीक। तो ऐसा होगा। तो अब इसको अगर हम लिखना चाहें कुछ, आपको पता होगा कि साइन 90 पाई प्लस थीटा क्या होता है, ऐसा मैथ में अपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा ना कि साइन पाई प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस नेगेटिव में है, तो इस चलते ऐसा बोल सकते हैं। तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, इस तरह का होगा। तो प्लस पाई है तो नेगेटिव होगा, तो उसको खा जा रहा है। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो आपका पोजीशन है, तो पोजीशन से इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, पाई का 180 डिग्री का, तभी वो एक वेलोसिटी ऐसा होता है, मतलब या डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होता है, तो एक्सेलरेशन एसएचएम में 180 डिग्री से पीछे की तरफ होता है, तो उसी को 180 डिग्री पर रहता है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज पाई बोल सकते हैं क्या। तो ऐसा इसमें आएगा। हाँ, और इसमें एक चीज़ और कि ठीक है, तो वो तो पाई तो आपको वहाँ से आपको दिखा दिया। इसका अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू, तो ये वाला है ना, तो ए मैक्स यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ए मैक्स का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए, तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक। तो वेलोसिटी पूछे, एक्सेलरेशन पूछे या इस तरह का कुछ भी, तो हम आसानी से उसको लेकर आ सकते हैं। तो ये बात समझ में आया आपको कि वेलोसिटी मतलब कि वेव का प्रोग्रेसिव वेव का मतलब कि जिसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और पोजीशन उसका डिस्प्लेसमेंट बदलते रहे, यही बोलेंगे ना। पोजीशन उसका हाँ, उसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, क्योंकि उसके अंदर एक्स छुपा हुआ है, तो एक्स का डिफरेंट जगह पर होगा, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट वाई बेसिकली क्या है, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट में, कहाँ से, अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जा रहा है। जो हम वेव देख रहे हैं ऐसा, तो वेव तो सीधा सीधा ही आगे जा रहा है, लेकिन जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आफ्टर एक टाइम इंटरवल के बाद ये ऐसा, ये शून्य हो जा रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, फिर एक टाइम इंटरवल के बाद फिर शून्य, तो डिस्प्लेसमेंट में इसके जीरो हो रहा होगा। वेलोसिटी भी उसका आप देखिए तो वो भी जीरो हो रहा होगा, साइनिसोइडली ही है, या ये साइनिसोइड कॉस वाला भी है ग्राफ, तो कॉस का भी ग्राफ देखेंगे तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसका टाइम जीरो हो रहा होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो हो रहा होगा। लेकिन वेव नहीं रुक रहा है, वेव वो प्रोग्रेसिव, तभी तो नाम उसका है प्रोग्रेसिव वेव, वो चलते जा रहा है। तो उसका अपना सर्टेन वेलोसिटी होगा, हाँ सर्टेन वेलोसिटी है, और v इक्वल टू ओमेगा बाई के हमने उसको देखा ही देखा। तो जो वेव, जो पार्टिकल का एक पूरा सिस्टम है वो ऐसा है, और वेव का जो सिस्टम है वो अलग है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए पहले वेव के लिए आपको डिटेल में बता दिया कि उसका वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू ओमेगा बाई के, और पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी आपको निकालना होगा तो ऐसा होगा। अच्छा, पार्टिकल का जो सिस्टम है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इटसेल्फ एक मतलब वो वेव के फॉर्म में आ रहे हैं, तो उन लोग का भी अपना अपना अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी में देखा जाए तो पाई बाई 2 का उसमें फेज डिफरेंस था। एक्सेलरेशन के लिए देखा जा रहा है तो पाई है, उसके डेफिनेशन में भी है, क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एसेंशियल कंडीशन ही क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में
उसका एक्सेलरेशन होते रहेगा। तो वो चीज़, और क्योंकि फेज डिफरेंस उसका पाई है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि पार्टिकल के लिए क्या होगा और इसके लिए क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताया, एक तो जो वेव का जो वेलोसिटी होता था, डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे उसके लिए देखा, और वेव का जो वेलोसिटी है उसका अगर डिफरेंट डेंसिटी होगा या डिफरेंट कुछ होगा तो उसमें क्या क्या होगा। तो अब लोग हम, और उसका दूसरा वाला ये पार्ट पार्टिकल के लिए देखा, तो अब हम तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि वेव ऑन स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय, किसी स्ट्रिंग में जो वेव है इस तरह का कुछ हो रहा है, y इज ऑफ x t इक्वल टू 0.05 sin 6.28 3140 इन विच ऑफ ऑल आर इन द SI यूनिट। तो लिख लेते हैं y इज इक्वल टू x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज 0.0005 sin 6.28 इंटू 314t। अच्छा बस इतना ही है, इसका kx वैल्यू नहीं है, नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ 6.28 314t भी होना चाहिए था, ठीक है। वहाँ पर नहीं है तो मैं अपने इस तरफ से दे देता हूँ कि वो अधूरा वहाँ पर लिखा हुआ है, 6.28 इंटू 314t नहीं, माइनस 200 x लिख लीजिए, ऐसा है। और कह रहा है कि उसका SI सिस्टम में जो भी है उसका वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर मीटर, अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मीटर है तो बताइए कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो ये x मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ xt है, तो ये वाला पार्ट तो एम्पलीट्यूड हो गया, तो एम्पलीट्यूड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आसानी से 0.00, अच्छा 2 ही जीरो है, 3 जीरो लिख दिया है, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर एक क्वेश्चन में है जो लिख दिया वही है तो होगा। तो यहाँ से 0.05 मीटर, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया बच्चों। अब उसका दूसरा पूछ रहा है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए आपको क्या बताया था कि वो कैसे निकलेगा। तो इसको अगर कंपेयर करें आप y ऑफ x t से, तो ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा ए के जगह पे तो है, ये तो लिख दिया पूरा हमारा ऐसा। जो t का कोफिशिएंट है वो ओमेगा है, तो ये इसको लिख लिया, ठीक है। और जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा k, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 200, तो k का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 200। और इसके लिए k के लिए हम क्या जानते थे, k होता क्या था एंगुलर वेव नंबर, वेव नंबर, तो 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ पर हम अगर देखें इसको लिखें तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई के, तो 200, तो यहाँ से कितना हो जाएगा पाई बाई 100, और पाई बाई 100 मतलब 0.0314, क्योंकि 3.14 होता है पाई का वैल्यू, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0314 मीटर, क्योंकि एम के सिस्टम में है या SI सिस्टम में है तो उसको 0.314 सेंटीमीटर या मीटर, लेकिन हमने कुछ लिखा नहीं था इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर ले लिया, तो ये ऐसा होगा। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लेता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, जो अभी आपको बताया था, तो यहाँ पर कैसा है निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो इस तरह का ऐसा होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग आर क्वाइल स्प्रिंग इज y इक्वल टू 4 sin पाई 0.01x minus 2t, where y and x is in centimeter and t is in second. Find amplitude, wavelength, initial phase at origin, speed, frequency of the wave. तो पहले एक बार लिख लें, इनको सम्मान दे देते हैं, y इक्वल टू 4 sin पाई को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.01 पाई, 2 ही जीरो है, जीरो क्यों एक्स्ट्रा लगा दे रहा हूँ मैं, साइन 0.01 पाई माइनस 2 पाई टी, और यहाँ पर x है
इस तरह का ये इक्वेशन है 4 sin 0.01 5x 2 पाई टी। तो ठीक है, अगर कंपेयर करा जाए इससे y इक्वल टू ए साइन के एक्स उल्टा लिख दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ऐसा ओमेगा टी। तो पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो ए रही है, ए रहा। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें बोल रखा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बच्चों अभी अभी इसका देखा था कि के का वैल्यू हमारा कितना था, के एक्स का जो कोफिशिएंट होगा तो 0.01 पाई, ये तो वही वाला मिल गया एग्जैक्टली 0.01 पाई। तो यहाँ से पाई 3.14 तो 0.0314 ये के का वैल्यू है ऐसे। और हमें चाहिए था क्या, 2 पाई बाई लैम्डा। क्योंकि वेवलेंथ मांगा है ना, तो 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू पाई बाई 100। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 200 सेंटीमीटर। तो लैम्डा इक्वल टू 2 मीटर ऐसा। के का वैल्यू 0.01 पाई, तो मतलब और उसको 0.01 पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 100। और के जो होता था वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा। तो इसको जब हम यहाँ से करेंगे लैम्डा का वैल्यू तो 2 मीटर ऐसा मिल जाएगा, और फिर वहाँ से उसको निकाल लेंगे। ठीक, तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। फिर है उसका इनिशियल फेज एट ओरिजिन। तो इनिशियल फेज एट ओरिजिन का मतलब, ओरिजिन तो बोला है लेकिन इनिशियल फेज का मतलब एट टी इक्वल टू 0 भी आपको साथ में बोल रहा है। तो यहाँ पर टी इक्वल टू 0 जब इसमें रखेंगे तो टी का वैल्यू तो 0 हो गया ये वाला, और ओरिजिन का भी 0 हो गया। तो इनिशियल फेज जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जीरो ऐसा। ठीक है, अब उसके बाद है नंबर स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड फ्रीक्वेंसी ऑन द वेव, इन द वेव, ऑन द वेव, ऑफ द वेव होना चाहिए। तो स्पीड अगर निकालने के लिए पार्टिकल का नहीं बोला है, वेव के लिए बोला है। तो वेव के लिए आपको क्या बताया था अभी, v इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो ओमेगा देखिए टाइम का कोफिशिएंट कितना है, 2 पाई, तो 2 पाई हो गया। अब वो पॉजिटिव निगेटिव समझ जाना कि इसका कोफिशिएंट -2 पाई है, वो डायरेक्शन के लिए है बच्चों, अभी भी निगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ओमेगा टी माइनस के एक्स हो रहा है या के एक्स माइनस ओमेगा टी हो रहा है, वो दोनों केस में वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जाएगा। तो टी का कोफिशिएंट 2 पाई है और इसका एक्स का कोफिशिएंट 0.01 पाई है, तो ऐसा। तो यहाँ से 2/0.01 करेंगे तो कुछ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसमें आंसर जो इसका होगा 2 मीटर पर सेकेंड ऐसा। ठीक, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है। तो ये बात समझ में है कि वेलोसिटी, जो वेव का जो वेलोसिटी होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, अब आ जाइए उसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा का वैल्यू हमें पता है ना, ओमेगा का वैल्यू हमें 2 पाई है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ है। तो ओमेगा इज 2 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई कैंसिल हुआ, तो एफ का वैल्यू 1 हर्ट्ज ऐसा आया। तो समझ में आया आपको, इस तरह का आया तो ठीक है। तो पूरा आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। तो ये देखिए एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इनिशियल फेज डिफरेंस। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर के लिए, ऑल्दो इसमें कोई मुश्किल नहीं है आसान, आपको बस खाली फॉर्म जानना है। लेकिन जब नहीं आता है तो, या जो नहीं पढ़े होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आसान क्वेश्चन भी क्या लगता है, पहाड़ जैसा, मतलब कि पता ही नहीं चलता है कि क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग एट द रोप इज गिवन बाई y इक्वल टू 10 sin पाई दिस x इन सेंटीमीटर, फाइंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो ठीक है बच्चों, बार बार वैसा ही क्वेश्चन मिल रहा है कि जो हमें और आसान, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। तो y इक्वल टू 10 sin 0.01
0.01 पाई माइनस 2 पाई टी। तो हम अपना अगर देखें इससे a इक्वल टू साइन, यहाँ पर x भी है, kx ओमेगा टी। तो k का जो वैल्यू होगा 0.01 पाई, तो 2 पाई बाई लैम्डा, पाई से पाई हुआ, लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा तो चाहिए ही होगा, हाँ वेवलेंथ तो चाहिए ही है, चाहिए, तो 2/0.01। इस बार क्या बोला है इन सेंटीमीटर अगेन, तो यहाँ से 200 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर आ जाएगा वेवलेंथ, इस तरह का। फिर एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड इससे कंपेयर करिए फिर से, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 2 पाई कैंसिल होने के बाद इसमें 1 हर्ट्ज आ गया। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, तो ओमेगा का वैल्यू कितना था इज 2 पाई और के का वैल्यू है 0.01 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 200 सेंटीमीटर, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरह का। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, इस सिंपल हार्मोनिक वेव इज एक्सप्रेस इन द इक्वेशन वेयर y is y and x are in the centimeter and f is in t is in second, not f in. कैलकुलेट द फॉलोइंग एम्पलीट्यूड, तो देखिए फिर से इसको लिखते हैं, y इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻6 800 पाई टी माइनस पाई ओवर 42.5 एक्स। तो y इज इक्वल टू ए, अच्छा साइन नहीं लिखा क्या इसका, साइन होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह का। ए का जो वैल्यू होगा क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ओमेगा का वैल्यू 800 पाई, तो फ्रीक्वेंसी मांगा हुआ है तो 2 पाई एफ, 800 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा बच्चों 400 हर्ट्ज। ठीक है, अब फिर उसके बाद वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आपको 2 पाई बाई लैम्डा, के इक्वल टू, और के का वैल्यू कितना है, एक्स का कोफिशिएंट। आपको एक बार बार इसीलिए बताया जा रहा है, एक ही तरह का क्वेश्चन लिया हूँ कि आपके दिमाग में जाकर एकदम से फिट हो जाए, बैठ जाए। पाई अपॉन 42.5 इंटू एक्स, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, अच्छा एक्स क्यों लिख दिया मैंने, ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये 42.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 85, 42 2 जा 84, और एक और आ गया 85 मीटर। तो ये तो हमारा वेवलेंथ आ गया। वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इक्वल टू ओमेगा बाई के, तो ओमेगा इज 800 पाई और के का वैल्यू पाई अपॉन 42.5, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना आ गया 800 इंटू 42.5, तो यहाँ से 85 बाई
2 हो जाएगा, तो 400 इंटू 85, तो 85 टू जा कितना हो जाएगा बच्चों, 170, 170 इंटू 2 इज 340, तो 340 तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, उसमें वेवलेंथ के लिए क्या लिखा हूँ मैं, मीटर नहीं सेंटीमीटर में है, तो 8 सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि वो सेंटीमीटर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो इसलिए वेलोसिटी मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो देखिए, तो यहाँ से 3400 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको मीटर में लिखेंगे तो 340 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये रीजनेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था स्पीड वेव का, तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैटेगरी में चला जाता है, फिर भी नहीं, क्योंकि वहाँ भी कम ही रहता है। तो ठीक है। हाँ, वो उसके बाद दूसरा वाला फिफ्थ पार्ट जो उसका है, वेव वेलोसिटी, ये सब तो आसान था। जैसे कि मांगा था एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो फर्स्ट पार्ट रहा इसका, ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ, ये थर्ड पार्ट वेवलेंथ, और ये फोर्थ पार्ट था वेलोसिटी के लिए। फिफ्थ जो मांगा है कि फेस डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय द 17 सेंटीमीटर, इसका याद है कैसे करेंगे? देखिए, इनिशियल फेस कितना था बच्चों टोटल, यहाँ से फाई इक्वल टू 800 पाई टी माइनस पाई ओवर 42.5 इंटू एक्स, ऐसा। तो डेल्टा फाई इक्वल टू टाइम का 0 हो जाएगा। आपके दिमाग में तो ये तो नहीं आ रहा कि इसका क्यों 0, क्योंकि वो पूछा है डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, तो डिस्टेंस के लिए पूछा है, तो टाइम के लिए नहीं, तो टाइम वेरिएबल नहीं होगा, तो इसका 0 कर लेंगे और इंटू डेल्टा एक्स, तो इसीलिए वहाँ से 0 माइनस पाई 42.5 और कितना दे रखा है बिटवीन द 17 सेंटीमीटर, तो कैट हियर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस इज 17 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम कितना लेंगे इसका 17 सेंटीमीटर, तो 17 टू जा कितना होता है 34, और 17 का हाफ अगर करेंगे तो 8.4, तो 34 प्लस 8, तो ठीक है, वो 2.5 से एग्जैक्टली जा रहा है 2.5। तो यहाँ से आप जो फेस डिफरेंस आप देखेंगे, तो पाई 2.5 को क्या लिखा जा सकता है 5/2, तो कितना हो गया 2 पाई/5, तो जो हमारा फेस डिफरेंस है कुछ 2 पाई/5 है। तो ये समझ में आया कि कैसे इसको करेंगे जो क्वेश्चन का, उसमें इस पार्ट में ये तो आपको रिपीटिशन ही चल रहा था 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर एक आपको सीखने को मिला कि फेस डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय द 17 सेंटीमीटर होगा, तब क्या होगा। तो इनिशियल फेस डिफरेंस हमारा ऐसा था 800 पाई टी माइनस, तो उसमें अब सोचेंगे कि क्या 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 17 सेंटीमीटर, तो कुछ लोग डायरेक्टली पुट कर देते हैं, फिर टाइम का कि नहीं आ रहा है फिर उसको कर दें, तो इस तरह का। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, तो सीधा अपना अपना फेस को उठाए और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, देन यू विल गेट दैट योर फेस डिफरेंस, एज सिंपल। चलिए अब देखिए नेक्स्ट कह रहा कि फॉर ए ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव y इक्वल टू 2 cos, अच्छा पहली बार cos दिया, इस 10t 0.0080 x प्लस 0.18, वेयर x and y in centimeter, x and y are in centimeter and t is in seconds. What is the phase difference between the 2 points separated by the, अच्छा इस बार दोनों मिल गया है, चलो बढ़िया है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लें, y इक्वल टू क्या चल रहा है 2 cos, अब साइन में हो और कॉस में हो, तो आपको बताया था जब सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले में कि जब भी साइन के लिए अगर देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टी इक्वल टू 0 से ग्राफ रेस करता है या मीन पोजीशन से हो जाता है, और कॉस मतलब इस तरह से ऐसे जाएगा, कॉस के लिए होता है तो ऊपर मैक्सिमम पॉइंट से निकल के जाता है। तो खैर ऐसा हमें कोई अभी परेशानी है नहीं, वो सिंपल सा निकल कर रहा जा रहा है कि 10t माइनस 0.008 एक्स प्लस 0.18। तो अगर हम फेस की बात करें, फाई इज 10t माइनस 0.008 एक्स प्लस 0.18, इस तरह का। तो डेल्टा अभी एक एक करके करते हैं, डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, मतलब अगर डेल्टा एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू में करें तो डेल्टा फाई इक्वल टू दिस इज 0.008 इंटू डेल्टा एक्स,
तो अभी वो डेल्टा एक्स जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच का है, सेपरेटेड मीन्स 2 पॉइंट्स इज सेपरेटेड द 0.5, तो वहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 0 तो 0 है, नेगेटिव 0.008 इंटू 5, इसका भी आधा हो जाएगा 0.004, इतना रेड कह लीजिए फेस डिफरेंस, क्योंकि एंगल है ना वो, तो इसलिए वो रेडियन में आप उसको बोल सकते हैं। तो ये बात समझ में आया कि अगर फेस डिफरेंस पॉइंट के लिए क्या होगा। अब दूसरा कि टाइम गैप पे 0.5 सेकेंड, तो उसके लिए देखिए तो हमारा फेस तो वही है, ये वाला। इसको अगर लिखा जाए यहाँ से ऐसा, इस वाले के लिए 5 में, तो इस पर क्या करें, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो क्या करें, डेल्टा 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 10 का तो 10 हो गया, टी का डेल्टा टी, बाकी ये सब शून्य हो जाएगा, ये सब इतना पार्ट शून्य हो गया। तो टाइम कितना है 0.5, तो डेल्टा 5 10 इंटू 5.5, तो कितना आ जाएगा 5 रेड। तो ये बात समझ में आया बच्चों कि अगर उसका फेस डिफरेंस निकालना हो और वहाँ पर डेल्टा एक्स या डेल्टा टी के लिए अगर हमें देखना है तो क्या करेंगे, इस तरह से कुछ काम करेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि वट एवर द योर फेज है, साइन या कॉस के आगे वाला, उसको पूरा उसको लिख लीजिए। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करता है तो एक्स को, पोजीशन को आप कांस्टेंट मानिए, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मांगता है तो टाइम को वेरिएबल मानिए, एक्स को वहाँ से हटा दीजिए, या एक्स को मांगता है तो टाइम को हटा, मतलब कांस्टेंट ले लीजिए। और इस एग्जांपल से आपको क्लियर ही पता चल रहा होगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे कि 0.12 कहाँ गया, तो ऐसे ही कांस्टेंट है वो, दोनों पार्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन 0 आ जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एयर पार्टिकल इज 3.5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, disturbance at 0.05 second when the wave amplitude is 0.2 millimeter and the frequency is 500 hertz, travel along it with the velocity of 350 meter per second। तो देखिए इस बार क्या किया कि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और इक्वेशन को करा कि फॉर्म करो, दूसरी भाषा में तो यही बोल रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। तो y इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं कि a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह का। तो एम्पलीट्यूड का तो 3.5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टर्बेंस है टी इक्वल टू 5 इतना। सो व्हेन द एम्पलीट्यूड इज 0.2 मिलीमीटर, तो इसको 0.2 mm ऐसा लिख दीजिए। साइन ओमेगा के जगह पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, एफ इक्वल टू 500 हर्ट्ज है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 500, तो कितना हो गया 1000 पाई रेड पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1000 पाई टी माइनस के का वैल्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं, अभी निकाल लेंगे, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता था ओमेगा बाई के, ओमेगा तो दिया है तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा ओमेगा बाई v, ओमेगा का वैल्यू अभी निकाला था 1000 पाई और v हमारा दे रखा है 350, तो 350 ऐसा कर लीजिए, तो 100 पाई बाई 35, x इतना होगा। हाँ अब देखिए क्या मांगता है, क्या मांग रहा है। तो ये हमारा y अब हम तैयार हैं इसमें, इसका वैल्यू पुट करने के लिए या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो जो भी आंसर आएगा उसको मिलीमीटर में ही रखेंगे। तो y इक्वल टू 0.2 साइन 1000 पाई t इंटू 0.05 माइनस k 1000 100 पाई अपॉन 35, इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, कहाँ पर चाहिए 3.5 मीटर। अच्छा इसीलिए ऐसा डेटा दिया था।
ये एडवांस का ही होगा डेटा, तभी ऐसा मिल रहा है, वो मिला हुआ है। डॉट से हटा दीजिए, 35 गया। तो यहाँ से और देखिए कि 2 जीरो और हटा दें, मतलब 1000, तो 50 पाई आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 10 पाई। तो खैर कुछ भी हो, हमारे लिए राहत की बात यह है कि पाई का जो मल्टीपल है वो इंटीग्रल है। मतलब यहाँ से ये 50 पाई माइनस 10 पाई, तो 40 पाई। साइन का जो इन जनरल सोल्यूशन होता है बच्चों, ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि साइन थीटा इज 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। तो n इज वेयर इंटीग्रल 1 2 3। वैसे भी देखिए साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 2 पाई का वैल्यू 0, 3 पाई, 4 पाई, 10 पाई, 100 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल अगर पाई है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, तो 0। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो क्या इतना मेहनत की, आंसर आया 0, तो वही अवार्ड है, आंसर आ गया। अब 0 आया या कुछ इस तरह का, तो उसमें मिला, मतलब जो भी मिला तो उसी से संतोष करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप चाहें तो लिख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेन इज अ ट्रैवलिंग इन अ गैस इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट्स एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर, वेलोसिटी इज 45 सेंटीमीटर 45 मीटर पर सेकेंड, and frequency is 75 per second. Write down the equation of the wave. Okay, we will do that. And find the displacement of the particle of the medium of the distance of 135 centimeter from the origin in the direction of the wave at the instant t is equal to 3 second. ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बोल ही रहा है, तो यहाँ से हम इसका फॉर्मेट क्या आने वाला है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि पॉजिटिव बोला है तो यहाँ पे निगेटिव मस्ट भी होगा, और वो मेंशन भी कर रखा है, उसी के डायरेक्शन में जा रहा है जिधर वेव जा रहा है। तो क्योंकि वहाँ पर ऐसा भी है ना कि 135 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ये तो खाली 135 सेंटीमीटर बोलता है, तो फिर इधर और फिर इधर। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम चाहते तो इसके पीछे वाला भी पार्ट, मतलब कि फ्रॉम द ओरिजिन केवल बोला है ना 3.5, तो यहाँ पर हम चाहें तो प्लस माइनस भी कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को प्लस माइनस से भी सॉल्व करते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर 40 पाई है, तब एक प्लस पे माइनस पे तो 0 हो गया, प्लस भी करते हैं तो 60 पाई आ जाता, क्योंकि 50 पाई था प्लस 10 पाई, तो दोनों केस में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहता। लेकिन यहाँ पर इसीलिए उस क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन में भी जो पूछते हैं तो वो भी तो ऐसा मेक श्योर करें ना कि आप उसी चीज़ पे पहुँचाना आपको चाहते हैं कि जो आपको चाहिए। तो इसीलिए क्वेश्चन भी हमें सिखा कर ही जाता है कुछ ना कुछ, क्वेश्चन का लैंग्वेज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल डेटा, मतलब आपको क्या लग रहा है कि डेटा अगर यहाँ पर रखा जा रहा है, करा जा रहा है, वो नहीं, धीरे धीरे जो इसके लिटरेचर्स हैं वो भी आपके दिमाग में जा रहा होगा। तो खैर इसका इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, तो एम्पलीट्यूड बोला है हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो y इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट तो सबसे पहले लिख लिया जाए, 2 सेंटीमीटर साइन ओमेगा, एंगुलर उसका फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा था, 75 हर्ट्ज, तो ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो 150 हर्ट्ज, 150 पाई हर्ट्ज। ठीक, तो ओमेगा की जगह पे तो आ गया 150 पाई टी माइनस के। वेव का वेलोसिटी कितना है, 745 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा करते हैं कि एम्पलीट्यूड को भी मीटर में ही लिख देते हैं, .2 मीटर। अब ठीक है, और दूसरा कि के को लेकर आना है, तो v इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये आपको बताया हुआ है। तो v का वैल्यू कितना है बच्चों, 45, ओमेगा का वैल्यू कुछ हमारा 150 पाई था, तो k का वैल्यू 30/9 ही और क्या लिखेंगे, बिकॉज कि 5 जा अगर जाएगा तो 5 जा क्या 15 3 जा भी जा सकता है, तो 10/3, 15 3 जा और 15 10 जा, तो 10/3
3 पाई के का वैल्यू, तो यहाँ से इसका आ जाएगा 10/3 पाई एक्स। तो ये तो हमने पहले वेव का नोटेशन हमने दे दिया कि y इक्वल टू 0.02 साइन 100 पाई टी माइनस 10/3 पाई एक्स। माइनस क्यों? क्योंकि बोला हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो इसकी कहानी हुआ। अच्छा, अभी उसके बाद हमें जो चाहिए कि उसका पोजीशन वगैरह बताना है, तो हम भी बोल सकते हैं कि वेयर एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड। तो अभी उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आइए, तो y इक्वल टू 0.02, ठीक है, y इक्वल टू 0.02 साइन उसका वैल्यू कितना है t सेकेंड, तो साइन 450 पाई माइनस x का वैल्यू 1.35 ले लीजिए, और ज़्यादा बेहतर होगा, और कोई चारा ही नहीं है। तो 1.35 अगर कर लेते हैं तो 13.5 आ जाएगा यहाँ पर। ये 1.3 है और 10 का मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे x में, तो 13.5/3 पाई, ऐसा। तो ये 3 से जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल जा रहा है, 3 3 जा 3 4 जा हो रहा है, और 5 4.5, ठीक है। तो 4.5 हमारे लिए राहत की बात यही है कि 450 पाई है, तो 450 पाई तो ये 2 का मल्टीपल है 2 पाई, तो ये तो गया 0। यही देखते थे ना एंगल वगैरह निकालने में, आपको याद होगा कि 2 पाई का जितना मल्टीपल हो, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मैथ में करते समय 8 पाई, तो यहाँ पर 225 इंटू पाई, तो दैट इज द मल्टीपल ऑफ 0, इज इट विल बी गोइंग टू बी 0। तो हमारे लिए क्या बचा? जगह है इधर, अच्छा इधर ही कर लेते हैं। y इक्वल टू 0.02 साइन, ये तो हो गया था 0, और यहाँ से क्या बचा था 4.5 पाई, ऐसा यही बचा था ना, इसी को सॉल्व करना था ना, 4.5 पाई, और ये तो हो गया 0। तो देखिए इसमें मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन लिखा नहीं, तो इसमें मतलब ये 0 हो गया, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो 0.02 साइन 4.5 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 4 पाई प्लस पाई/2, 0.5 भी लिख सकते हैं, तो पाई/2 होगा, 9/2 वहाँ से आया, ठीक। तो 4 पाई भी अगेन 0, फिर से 0 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, तो यहाँ से माइनस 0.02 साइन पाई/2, और साइन पाई/2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस 0.02 मीटर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जहाँ पर वो पूछा था। तो समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? ठीक है, आया तो इसको नोट डाउन कर ले सकते हैं आप इस बात को, 7th नंबर। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेशन ऑफ द टू मीडियम ऑफ पार्टिकल ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द वेव इज 2 पाई/3, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज 15 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो द फेज डिफरेंस बोल रहा है, तो ठीक है, तो हम अभी इसका वो वाला जो आपको बताया था फेज के लिए, जैसे कि फाई इक्वल टू क्या होता था ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये वाला काम आ जाएगा। तो डेल्टा फाई इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं 0 डेल्टा या के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। तो इसमें 2 पाई/3 दे रखा है फेज डिफरेंस बोला हुआ है ना, और के का वैल्यू हमें चाहिए, या मतलब वेवलेंथ चाहिए, तो 2 पाई/लैम्डा होता है, वेवलेंथ चाहिए था, और उस समय का डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो आंसर भी हम उसी में देंगे 15 सेंटीमीटर। 2 पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों यहाँ से 15 इंटू 3, तो कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। तो समझ में आया? तो एप्लीकेशन ऑफ इसका फेज का, ये जो फेज इक्वल टू हम जानते थे, और इन जनरल कह सकते हैं, फिर ऐसा चाहो तो थोड़ा और सम्मान दे दीजिए इसको कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से ऐसा कुछ हो रहा है, और उसके बाद क्या कहानी हो रहा है कि फेस हमारा इतना है ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें और वहाँ से उसका वैल्यू लेकर आ गए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 20 सेंटीमीटर and frequency of the progressive wave is 400 hertz and velocity is 100 meter per second. Find the phase difference between these 2 points. तो अगेन फेज के लिए पूछा हुआ है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू, तो इस बार हमें हाँ, तो जो फिर से वही अगर लिखें y इक्वल टू अगर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो फेज इक्वल टू हम यहाँ से क्या बोलेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो उसका डिस्टेंस का स्ट्रिंग का डिस्टेंस बिटवीन दे रखा है 2 पॉइंट्स के लिए, तो यानी कि एक्स के लिए जाना है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू ये तो हो गया 0, मतलब इसका मैग्नीट्यूड में 0 माइनस डेल्टा एक्स इंटू के, ऐसा। तो डेल्टा फाई 20 सेंटीमीटर, चलिए 20 सेंटीमीटर को एम केस में ले लेते हैं, 0.2 हो गया, के का वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा। हाँ, लेमडा इक्वल टू कैसे करेंगे बच्चों, ये था, इसीलिए वो दिया था फ्रीक्वेंसी, और उसके लिए देखिए फ्रीक्वेंसी, एक तो पिछले लेक्चर में सब बताया था ना, बेसिक वाला, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी, ऐसा आप ऐसा यूज करते होंगे ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो वही हुआ है, सी इंटू फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू इंटू वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो किसी और मीडियम में होगा तो v होगा, तो फ्रीक्वेंसी 400 है, वेवलेंथ चाहिए हमें लेमडा, और वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 100, तो वेवलेंथ कितना हो गया 1/4 मीटर, तो 1/4 मीटर, तो यहाँ पर 4 कर देंगे, तो 4 गया ऊपर, तो 0.8, तो 4 गया 8, तो 0.2 इंटू 8, तो 1.6 पाई, ऐसा, तो इतना रेड होगा 1.6 पाई। तो समझ में आया बच्चों आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, करेक्ट, द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड बिकम 1/2 ऑफ इट्स, दैट इज द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही वाला है, मतलब अभी जो किया था, v इक्वल टू v1 अपॉन v2, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो t1 बाई t2, ऐसा। तो यहाँ पर अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 मीटर पर सेकेंड है, तो 332 यहाँ से कर लेते हैं, अपॉन v2 चाहिए वहाँ का वेलोसिटी, या हाफ बोल रहा है क्या, हाफ ही बोल रहा है, तो 330/2 कर लें, और टेम्परेचर T1, तो T1 का एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 273। एक और अभी होता है बच्चों, लिनियरली आपको बताऊंगा अभी कि वेलोसिटी इन जनरल कैसे और वेरी करता है, 273 और यहाँ का T2, तो स्क्वायर कर दीजिए, 332, 2 गया ऊपर, तो ये हो गया 4, और यहाँ से 273 ओवर T2, तो T2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो 273/4, तो यहाँ से देखिए कैल्विन में आ रहा है, तो बहुत कम होगा, मतलब कि वो एकदम से जम ही जाएगा लगता है, क्योंकि वो कैल्विन में है तो डिग्री से, अच्छा देखो पहले 7 4 जा 28, तो है तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं फिर, चलो 70 के आसपास ऐसा मान लेते हैं, 280 के आसपास है, तो 69 वगैरह कुछ होगा, 70 कैल्विन ऑलमोस्ट ऐसा दिखा दें। अब क्या फ़र्क पड़ता है 70 कैल्विन हो या कुछ 69 68 60 ऐसा कुछ हो, तो बहुत कम वो डिफरेंस है ना। तो यानी कि इस डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को लिखे तो 273 माइनस 70 करिए तो -203 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सोच लीजिए कितना वहाँ पर हुआ। तो इसीलिए वो उसका वेलोसिटी वहाँ पर जाते जाते नीचे मतलब वो जम जा रहा है, जम ही जाएगा। तो -203 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब बहुत ही ज़्यादा, अब वो कौन सा है, साउंड इन एयर का है, ठीक है। तो हाफ स्पीड में पहुंचेगा आपके पास जब -203 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो अभी तो 0 डिग्री जाता है तो हालत ख़राब हो जाता है यहाँ पे जो लोग रहते हैं।
मतलब एनसीआर रीजन में। बाकी का जब समझिए कहाँ पर, हिमालय के भी एकदम अंदर हिमालय में जाएगा तब भी उसको टेम्परेचर मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा। चलिए आ जाते हैं, दूसरा इमेजिनेशन छोड़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन हाइड्रोजन ऑफ दैट टू द हेलियम गैस एट द सेम टेम्परेचर। वाह, तो इससे आसान क्या होगा कि सेम टेम्परेचर पे बोला है तो आपको V इक्वल टू लास्ट में याद होगा कि जब मैं आपको वो बता रहा था 3RT/m, नो गामा RT/m, बेसिकली ये वाला गामा RT/m याद नहीं है कब आया? देखो ओरिजिनल क्या था, ये तो पिछले क्लास में सीखा था ना, गामा इक्वल टू P/ρ, और इसको जो P/ρ को जब कलाकारी करके ऐसा PV इक्वल टू nRT था ना, इसको लिखे थे तो PV गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास R इंटू टी, ऐसा। तो यहाँ से P मॉलिक्यूलर मास इंटू रो RT, तो P/ρ इक्वल टू RT/m, इसको लेकर आए थे ना, तो इसी को यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर क्या हो रहा है कि R और सेम टेम्परेचर है, तो क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम लिखें, इसका तो काम है नहीं, इसको हटा लेते हैं, मतलब V1/V2 करेंगे तो Γ1/Γ2 और यहाँ से M2/M1, क्योंकि सेम टेम्परेचर है तो उड़ जाएगा। गामा का वैल्यू कितना होगा 7/5, दूसरा यहाँ से 5/3, और एक में क्या पूछा, हाइड्रोजन इन हीलियम, तो हाइड्रोजन का होता है H2 हो गया, तो 2 हो गया, और हीलियम इज 4। तो ठीक है, तो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे हीलियम इज 5/3 और हाइड्रोजन इज 7/5। ओ, तो उल्टा हो गया ना, तो ऊपर 4 नीचे 2, वही करें कुछ। फोर बाई टू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 42, क्योंकि 7 3 या 21, 42/25। तो इसका जो रेशियो आएगा V1/V2 का, तो √42, और यहाँ से 5 का 5 स्क्वायर 25, तो 5 बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ रेशियो आएगा बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि ऑब्जर्वर सेट हिज वॉच बाय द साउंड ऑफ द सिग्नल फायर्ड फ्रॉम द टावर एट टू हिज फाइंड दैट हिज वॉच इज स्लोली बाई 5 सेकेंड। ठीक है, कुछ फायर होता है तो देखते हैं कि स्लो बाई 5 सेकेंड है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ठीक है, उसको ऐसा क्यों लगता है उसको पता करेंगे। द टेम्परेचर ऑफ एयर ड्यूरिंग द ऑब्जर्वर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करें कि वहाँ का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हाँ ठीक है, तो इस पर बोल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकेंड है, तो काम पे लग जाते हैं। तो V1/V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T1/T2, इस तरह का। तो V1 पे या V2 को कर देते हैं 332, और V1 चाहिए, और T1 पता करना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं पता नहीं करना है, 293 और 273। तो जब यहाँ से V1 का वैल्यू देखेंगे तो 332, इसको इधर भेज दिया, तभी उसको ले लिया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और √293/273। तो इधर देखिए 332, इसमें 293/273 क्या लगता है, 1 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, बताओ, इतना तो कोई भी कर ले।
चलिए मैंने भी कर लिया। तो 293 और 20 हुआ तो डॉट 200, एक और जीरो लगाएंगे तो 2000 हो जाएगा, तो कुछ 6 टाइम्स होगा ऐसा। तो इसको बच्चों जब आप कैलकुलेट करोगे तो 332 इंटू 106 तो ऑलमोस्ट 340 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था क्या कि उसको स्लो, मतलब कि जब वो चल रहा है कुछ, उसको 5 सेकंड के बाद उसको दिखाई पड़ रहा है या सुनाई पड़ रहा है। एन ऑब्जर्वर सेड टू द वॉच इज द साउंड ऑफ द सिग्नल फायर्ड फ्रॉम द टावर, इट टू दिस फाइंड दैट द वॉच इज स्लो बाई 5 सेकेंड। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द, तो यानी कि जो साउंड का स्पीड है वो कितने से चल रहा है, इससे हम ये निकाल लिए कि जब वो चला होगा तो 340 मीटर पर सेकेंड से चला होगा और 5 सेकेंड के बाद उसको सुनाई पड़ रहा है, तो टावर से वो कितना खड़ा है वो डिस्टेंस अंदाज़ा लगा लेगा। तो फिजिक्स अपना जो पढ़ा होगा, तो स्पाई टाइप के लोग जो होंगे तो ऐसा वो कह सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू या एक्स इक्वल टू वी इंटू टी कर लें, तो वेलोसिटी 340 और 5 सेकेंड के बाद आ रहा है तो 34 5 जा 170, तो 1700 मीटर के दूरी पर वो खड़ा होगा। ठीक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करें कि साउंड वेव propagating in air has a frequency 4000 Hz. Calculate the percentage of change of the wavelength when the wavefront is initially at a region of 27 degree centigrade, enter the region where the temperature is 10 degree centigrade. तो ऐसा क्यों पूछा भाई ये कि एरर वगैरह का परसेंटेज, साउंड वेव इज द प्रोपगेशन ऑफ, नॉट प्रोपगेशन, नॉट परसेंटेज, साउंड वेव प्रोपगेशन इज इन एयर हैज़ अ फ्रीक्वेंसी इज 4000 हर्ट्ज। तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ व्हेन द वेव फ्रंट इनिशियली इन द रीजन इज टी। तो देखिए ये जो आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी टाइम इनटू वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी, तो न्यू बाई लैम्डा 1 अपॉन न्यू बाई लैम्डा 2 इक्वल टू v1 बाई v2 ऐसा। और v1 बाई v2 तो अलग ही कहानी है, कह रहा है t1 बाई t2। तो इसमें हम लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 की कहानी लेकर आ सकते हैं क्या, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो गया। तो T1 और वो कितने पे बोले हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक, तो वहाँ से अगर देखिए तो V1 बाई V2, तो उसमें ऐसा करते हैं बच्चों कि V1 का जो वेलोसिटी होगा तो ऐसा मान लेते हैं कि वो तो अगर माइनस करेंगे दोनों साइड से तो वो तो आ जाएगा, लेकिन आप ऐसा उसको अलर्ट रहिएगा कि लैम्डा 1 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी है ही है, तो 273 प्लस 27 इस तो 300 हो जाएगा और 273 प्लस 10 इज 283 इस तरह का। हाँ, तो इसका है फिर से निकालना स्क्वायर रूट, तो 1 पॉइंट ये तो होगा v1 बाई v2, मतलब यही लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 आगे आने वाला है। तो हाँ इसका बताते हैं 17, तो डॉट 170 हुआ और जीरो लगा दिए तो 1700, 3 है तो 6 जा तो जाएगा ही जाएगा। तो जो फैक्टर वहाँ से आया था इस बार वही काम करना पड़ेगा यहाँ भी। तो देखिए इसमें नियरली 1.1 जैसा कुछ मान सकते हैं। ऐसे 1.1 को आप करोगे तो 1.21 आ जाएगा, जो कि वो ज़्यादा है। तो इसको 1.06 लाने के लिए क्या किया जाए, 0.3, एक ये भी काम कर सकते हैं क्या हम लोग, बाइनोमियल को भी सीन में लेकर आ जाएं 0.6, अगर नहीं याद आ रहा है तो 1/2, तो 1 प्लस 0.03 करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। 0.3 के आसपास कहीं वो आएगा। तो और लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, हमें तो परसेंटेज चेंज लैम्डा में लाना है, तो 1 को इधर लेकर आ जाएं, तो 1 को उधर लेकर आ जाएंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 माइनस 1 इक्वल टू 0.03, और उसको चेंज इन द वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 इंटू 100, तो 100 इधर से करेंगे तो 3% का चेंज यहाँ पर उसके वेवलेंथ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ में आया। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यहाँ पर वेलोसिटी का जो वेरिएशन उसमें दिखा कर लेकर आया था, और
जो इन दोनों का रेशियो था V1/V2 इक्वल टू T1/T2, और बाकी का काम वो सब करते गया और आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, करेक्ट, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड हाइड्रोजन बी सेम एज द ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन। तो एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड ऑफ हाइड्रोजन। तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट टी, आप ऐसा कर ले सकते हैं कि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 273 होता है, तो कहीं एक का रख लेते हैं, कहीं टी टेम्परेचर पे देखना है तो यहाँ पर, क्योंकि वो जब ऐसा जब ही होगा जब सेम टेम्परेचर होगा बच्चों। मतलब बता रहा हूँ कि अगर टी टेम्परेचर पर इन जनरल यहाँ पर इस तरह का होगा, अगर V0 होगा तो यहाँ पर 273 प्लस टी टेम्परेचर ऐसा लिख सकते हैं अपॉन 273, यही ना। और जहाँ पर दोनों का इक्वल हो रहा होगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए देखें तो ऑक्सीजन का उसके 0 से अगर देखें तो कितना हो जाएगा 373 ओवर 273। ठीक, तो इन दोनों को अगर, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, यहाँ से मतलब V ऑफ HT इक्वल टू V ऑफ ऑक्सीजन एट 100। तो 273 ओवर 2 प्लस T, 273 इंटू V ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू दूसरा वाला कि V ऑफ 100 ऑक्सीजन, मतलब इसका मतलब स्लैश का मतलब ऑक्सीजन 100 पर है, तो 373 ओवर 273 का स्क्वायर रूट, और साथ में यहाँ पर V ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उन दोनों का वेलोसिटी अगर देखेंगे तो आ जाएगा। चलो पहले राहत की बात है कि ये गया 273 गया, और अंडर रूट ऑफ 273 ऑक्सीजन का अगर देखेंगे तो बेसिकली मॉलिकुलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो H बाई ऑक्सीजन को इधर लेकर आ ही जाइए, प्लस T है उधर, चलो इधर लिख देते हैं 373 ओवर 373 के ऊपर 373 ऑक्सीजन बाई हाइड्रोजन के लिए अगर देखें तो कितना हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है देयर मॉलिक्यूलर मास का, तो 1/16, 16 टाइम्स बोले ही रखा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है O/H, तो अंडर रूट 1/16, तो यहाँ से हो गया 1/4, तो ये हो गया 4, स्क्वायर करके टी का मामला निकाल लीजिए, 273 इंटू टी इक्वल टू 373/16। तो ये कुछ जितना भी आएगा तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये मिल जाएगा, क्योंकि 373 है तो 16 2 जा होगा 2 पॉइंट समथिंग, टी तो नेगेटिव में आएगा, आना भी होगा तो ठीक है बच्चों। तो इसको आप कर लेना, इक्वेशन यहाँ तक आ गया है, टी का टेम्परेचर आ जाएगा, केल्विन में ही आएगा। ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ ड्राई एयर एट STP इज 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होता है एज्यूमिंग एयर इज कंपोज्ड ऑफ द 4 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन ऑक्सीजन अंडर द सिमिलर कंडीशन व्हेन द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट STP आर इन दिस रेशियो, when the sound in oxygen under the similar condition, when the calculate the velocity of the sound in oxygen under the similar condition। तो पहले तो क्या करते हैं कि जो 332 मीटर पर सेकेंड है वो 4 पार्ट और उसका है, तो 332 मीटर किसके इक्वल है ये निकालना होगा ना, एट STP कंडीशन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो उसके लिए बच्चों यहाँ से पहले डेंसिटी का वैल्यू निकाल लेते हैं कि मिक्सिंग में
एक पार्ट 4 पार्ट उसका दे रखा है नाइट्रोजन का, तो उसमें 4V कह लेते हैं, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, प्लस एक पार्ट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 4V प्लस V, तो कितना हो जाएगा 5B, तो 4/5 रो N प्लस रो O इस तरह का है। तो किसी एक को घटा सकते हैं, ऑक्सीजन बाई मतलब 16/14 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख लें, तो 4/5 प्लस 16/14 ऑक्सीजन के मुकाबले इतना N होगा, रो N ऐसा। तो कितना जाएगा 16 4 जा 56, 14 और 5 कैल्शियम 70, और 14 4 जा 56 और 80, तो कितना हो गया 136/70। इतना डेंसिटी है। या ऑक्सीजन को आपको निकालना होगा तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ये मिक्सिंग के लिए इतना आ गया, ठीक है। तो अभी फिर वो क्या चाहिए कि इसका वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन अंडर सिमिलर कंडीशन व्हेन द डेंसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट STP आर इन द रेशियो 16:14, ठीक है। तो इसमें हमने जो उसको बोला कि 136 नाइट्रोजन के लिए है, तो ये मिक्सिंग में तो हम इसको नाइट्रोजन के जगह पे 14/16 ऑक्सीजन भी लिख सकते थे, तो पहले अलर्ट रहना चाहिए था 136/70 नाइट्रोजन की जगह पे 14/16 ऑक्सीजन, तो 14 5 जा हो जाएगा, और ये 16 से कितने टाइम में जाएगा 16 समथिंग आपका हो जाएगा, 16 5 जा 80 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जितना भी इसका आया, यहाँ पर और देख लेते हैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर रो नॉट बाई ये किया ना 5, ओ ठीक है ठीक है, एक और गड़बड़ी यहाँ पर है कि 1/5 ऐसा था, तो अच्छा ही हुआ कि ऑक्सीजन में ही निकालना है। तो एक काम करते हैं कि नाइट्रोजन वाले के लिए ज़रूरत भी नहीं है, नाइट्रोजन में नहीं ऑक्सीजन में ही चाहिए। तो ऐसा कर लेते हैं कि 4/5 रो N, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहीं पे रख देते हैं वैल्यू 14/16 इंटू रो नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर एक रो बाई नॉट बाई 5 ऐसा। तो 1/रो नॉट/5 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हाँ 56/16, अब सही है 56/16 प्लस 1, तो और एक कर ही लेते हैं 72/16, ठीक। तो इसमें जब आप करेंगे तो 72/80 ऑक्सीजन, तो यहाँ से 8 9 या 10, तो 0.9 रो नॉट एकदम से आ गया। तो अभी क्या मांगा था कि मिक्सिंग का, तो हमें मिक्सिंग इन द टर्म ऑफ ऑक्सीजन आ गया, तो जो वेलोसिटी चाहिए था हमें, देखिए, तो ऑक्सीजन का अपॉन मिक्सिंग का डेंसिटी का इन्वर्स होता है, तो मिक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ मिक्स अपॉन ऑक्सीजन, तो मिक्स का ऑक्सीजन के टाइम में कितना है 0.9, तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.9, तो 0 पॉइंट का स्क्वायर रूट 0.92 ही से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो V नॉट का वैल्यू ये 332 अंडर रूट 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी तो आपको प्रोग्रेसिव वेव और इसके बारे में साउंड का कैसे वेरिएशन करता है इसके बारे में बताए थे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग वेव मिलेंगे तो आपको वेव में जो दूसरा स्टैंडिंग वेव वगैरह है, या जो फ्लूइड या ऑर्गन पाइप्स है, उसके बारे में करेंगे। तो वो इंटरेस्टिंग होगा बच्चों, उसको मिस मत करिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।